चलो कहाँ तक हो गया था अपना? क्वेश्चन करा रहा था लास्ट। चलो हेडिंग डालो भैया। आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी। ठीक, अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले आपस में कंबाइन होते हैं, कुछ एनर्जी गेन करते हैं और बनाते हैं एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बाद में जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर के कुछ एनर्जी रिलीज करता है और बनाता है प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो पहले ऐसे लिखो, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले इतना लिखो। तबीयत अच्छी नहीं आज। चलो जैसे जैसे तैसे से निपटाते हैं, लिखेंगे भैया। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, reactant molecules first combine to form and high energy a high energy low stability activated complex, high energy low stability activated complex, which then dissociates releasing some amount of energy, and form product, ठीक है ना, एंड फॉर्म प्रोडक्ट। इसके नीचे लिखेंगे भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगला टर्म लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। A minimum amount of energy is required, a minimum amount of energy is required for any reaction to proceed, for any reaction to proceed, ठीक। This minimum energy is called, this minimum energy is called threshold energy, this minimum energy is called threshold energy। एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स विच पजेस, द मॉलिक्यूल विच पजेस this minimum amount of energy, the molecules which possess this minimum amount of energy
are called active molecules, are called active molecules, ठीक, whereas the molecules which do not possess, whereas the molecules which do not possess this energy are called inactive molecules, are called inactive molecules. जिन मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी होती है उनको क्या कहते हैं अपन, एक्टिव, और जिनके पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, इनएक्टिव। समझ आ गया, ठीक। अब कोई भी रिएक्शन होने के लिए, है ना, यस, इधर से बनाते, कोई भी रिएक्शन होने के लिए इस तरफ हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल में, इधर मैंने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इधर आगे बढ़ रहा है, यहां रिएक्शन शुरू हुआ है, शुरुआत में मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ ए और बी आपस में मिलकर पहले क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये ए और बी रिएक्टेंट हो गए, इन्होंने थोड़ा सा एनर्जी गेन किया और एनर्जी गेन करके क्या बना लिया भैया, एक्टिवेटेड। अब रिएक्टेंट एकदम ऐसा नहीं है कि उसके पास जीरो एनर्जी है, कुछ तो एनर्जी उसके पास होगी थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल के पास, ठीक। वहां से वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करके यहां चला आया, ठीक। अरे हटना रहे, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया अपना हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। अब ये यहां से टूटेगा, टूट के थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा और फिर कायम प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। समझ में आया, ठीक। तो ये जो बना है ये है आपका प्रोडक्ट, ये जो है ये क्या है, ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक। ये जितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो प्रोडक्ट के पास है दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये पूरी यहां से ऐसे यहां मेजर हो जाएगी, दिस इज एचपी। समझ में आया, ठीक। इतनी एनर्जी है उसके पास, रिएक्शन कराने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा, जो एनर्जी मिनिमम चाहिए रिएक्शन कराने के लिए उस मिनिमम एनर्जी को अपन लोग क्या कहते हैं भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये यहां से लेकर के ये जो एनर्जी है ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया पूरी। उसमें से इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है। अभी रिएक्टेंट एक्टिव है इनएक्टिव है, इनएक्टिव, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी चाहिए उसके पास कम। समझ में आया। मैं उसको यहां से लेकर के ये इतनी बीच की एनर्जी दे दूं अगर, तो ये इनएक्टिव से क्या हो जाएगा, एक्टिव ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एनर्जी दी ये क्या काम आई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के काम आई। इसलिए इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगला लिखेंगे, नहीं पहले बना लियो तो जगह छोड़ के आगे लिख लो, कहीं भी लिख लो, कॉपी में लिखो, मगर बेंच में नहीं लिखना बस, है ना। हम बेंच दे नहीं पाएंगे, इतना ही है हमारे। लिखना एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करना है, बंद करना है, बंद कर दो। द मिनिमम, उधर बड़ा वाला डंडी, बहुत बढ़िया। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी
which must be supplied to reactant molecules, the minimum extra amount of energy which must be supplied to reactant molecules for the reaction to occur, या to make them active लिख दो, to make them active, the minimum amount of energy which must be supplied to reactant molecules to make them active is called एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा जो देनी पड़ेगी, ठीक। अब ये जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है आपको, ये एक की एंथैल्पी है, ये दूसरे की एंथैल्पी है। ये बीच का हिस्सा क्या है? दोनों की एंथैल्पी के बीच का डिफरेंस। ये यहां से 0 से लेकर के यहां तक के, ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। 0 से लेके यहां तक के क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो बीच का हिस्सा है, दिस इज योर डेल्टा एच, विच इज इक्वल टू HP माइनस HR। फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट फाइनल होगा, रिएक्टेंट इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां क्या नजर आ रहा है अपने को? HP और HR। ये HR का वैल्यू है, ये HP का वैल्यू है। बड़ा वैल्यू किसका है? HP का वैल्यू बड़ा है, और HR का वैल्यू कैसा है? छोटा। तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये डेल्टा एच दिखाता है हीट चेंज को। यहाँ हीट क्या हुई है? हीट चेंज कैसा है? पॉजिटिव। मतलब हीट क्या हुई है? बढ़ी है। बढ़ी है मतलब हीट क्या हुई होगी? गेन हुई होगी, लूज हुई होगी? गेन होती कोई चीज तब बढ़ती ना। वजन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि वजन गेन हुआ है। तो गेन हुआ है, तो यहाँ एंथैल्पी क्या चेंज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब हीट का गेन हुआ है। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? अब इस ग्राफ से अपन क्या क्या समझना चाहते हैं? ग्राफ तो है, ठीक है, अपने को क्या क्या बातें समझनी है कि रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट नहीं बनता। रिएक्टेंट पहले थोड़ी एनर्जी लेगा, कुछ एक अनस्टेबल सी चीज बनाएगा, उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो अनस्टेबल सी चीज है, चूंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए वो टूटेगी और फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये जो बीच में बन रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये नाम याद रखना है, ठीक। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्शन पूरा होगा। उसका कुछ हिस्सा रिएक्टेंट के पास होता है, जो एक्स्ट्रा अपन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये पढ़ना आना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ रीड करना आना चाहिए। समझ में आ गया? ग्राफ देख के पहचानना आना चाहिए कि एंडोथर्मिक का है। यहाँ ये हीट है, एनर्जी है। एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी है, प्रोडक्ट की इतनी है। एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? कि एनर्जी गेन हुई। गेन हुई मतलब रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। ये देखना आना चाहिए ग्राफ में। समझ आ गई बात? पक्का? यहाँ तक क्यों जाएगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? चलो नोट करो डायग्राम को। कैसे रोज लेट हो जाता है बेटा? हाँ, नहीं रोज लेट हो जाता है, थोड़ा देख यार उसको सुधार, है ना। रोज 10-10 15-15 मिनट लेट होना अच्छी बात नहीं है।
ओ, हो गया बेटा, बना लिए सब। इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो आप कि ये जो कमरा है अपन लोग रिएक्टेंट है ना, इसके जस्ट पीछे एक कमरा और ऐसा ही, अगर अपन वहां पहुंच गए तो प्रोडक्ट बन गए। ठीक, वहां तक जाने का रास्ता जो है वो ये रास्ता है, आपको इस खिड़की से बुलक के जाना है, उस साइड आप चले जाओगे। ठीक, तो कौन यहां तक जा पाएगा? जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो यहां तक के पहुंच सके, है ना। तो यहां से आए और यहां तक जंप लगा ले, हर कोई तो नहीं लगा पाएगा। कुछ लोग लगा लेंगे, जो लगा लेंगे वो क्या होंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल। जो नहीं लगा पाएंगे वो क्या होंगे? इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, इतनी इतनी बीच में मान लो कहीं, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। अब आप यहाँ आओगे, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बोधे हो, कूदे नहीं पा रहे हो, थोड़ा बहुत तो कूद लोगे आप, तो आप थोड़ा बहुत कूद लोगे, वो आपकी एनर्जी। ठीक, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं क्या करूंगा? आपको ऐसे हाथ दूंगा, आप मेरे हाथ पे पैर रखोगे और मैं आपको ऐसे करके ढकेल दूंगा, तो आप क्या होगा? इनएक्टिव से क्या में कन्वर्ट होगा? एक्टिव में। तो मैंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी वो क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ऐसे याद रखना, आगे काम आएगा एक जगह। ठीक, पक्का? ग्राफ रीड कर लोगे? चलो क्वेश्चन लिखो एक ठोक भैया। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नंबर 1 TEF मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, TEB थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, EAF एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAB एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नंबर 5 HR मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा H दोनों का डिफरेंस, और नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है,
ये टच है, समझ लेना ना भाई, मेरे से क्या इसमें उतना अच्छा ड्राइंग नहीं होता, ये भी यहाँ इस लाइन को टच है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। चल, ग्राफ रीड करने की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। बनाओ ग्राफ छोटा सा। इससे सर्कल भी बन जाता है, पता है? मेरे पास भी था ये जब मैं छोटा था, मगर कभी मेरे से भी नहीं बना। देख, लिखा है रोल एंड ड्रॉ, है? कोई मेरे को बताया था कि ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाने से सर्कल ही बन जाता है, मगर मेरे से कभी नहीं बना। मेले से खरीदी होगी तो दुकान में मिलने लगा आज, है? है? तो तेरे पास कहाँ से है? मैं तो वो मेला लगता है ना जगारों का, झूला वाला। हो गया रीडिंग? जल्दी जल्दी वैल्यू लिखो, जल्दी जल्दी करो। इधर लिख लेना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मैं लिखना भूल गया था। जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा आंसर। हो गया है? हो गया सबका? चलो आप बताओ। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रिएक्शन को कराने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी भैया? ये हो गया 130 किलो जूल पर मोल। आगे से कराने के लिए भी 130 है और पीछे से कराने के लिए भी 130 है ना। अच्छा, आगे से था 130 चाहिए, जिसमें से 40 हमारे पास है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई बीच की, ये फॉरवर्ड, मतलब 130 माइनस 40, 130 माइनस 40 कितना आ गया? 90 किलो जूल पर। ठीक है बेटा, आ गया ऐसे। बैकवर्ड जब कराएंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये रिएक्टेंट हो जाएगा तो ये इतनी एनर्जी जो है वो अपने को लगेगी ये बैकवर्ड के लिए। हाँ जी, कितनी हो जाएगी? 130 माइनस 10 यानी 120
किलो जूल पर मोल। अब वो बोल रहा है HR, तो अब सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन को रिएक्टेंट मानेंगे। HR कितना हो गया भैया? 40 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, HP बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलो जूल पर मोल। अच्छा, डेल्टा H बराबर होता है HP माइनस HR, तो HP का वैल्यू हो गया 10 माइनस 40, कितना आ गया? -30 आ गया। समझ आया? ठीक, माइनस में आ रहा है मतलब एनर्जी कम हो रही, यानी रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया? पढ़ लिए सब लोग? पक्का कर लोगे? अगला लिखेंगे भैया, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, forward and backward reactions are 150 and 110, 150 and 110 kilojoule per mole respectively, kilojoule per mole respectively. Find out delta H and nature of reaction. फाइंड आउट डेल्टा H एंड नेचर ऑफ, नेचर मतलब वही एक्सो है कि एंडो है। चलो करो, जल्दी से करो। बोलो भैया, करा लिए? ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। ओ मैं करूं? किसी का आया आंसर? नहीं मन? ग्राफ बनाओ, बन जाएगा। एंडोथर्मिक, और क्या है डेल्टा H का वैल्यू? और कोई डेल्टा H? एनीवन? डेल्टा H भी पूछा है ना? डेल्टा H, हाँ डेल्टा H का वैल्यू 40। बातचीत थी। क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 150। तो एक तो रिएक्शन हो रहा है ऐसा, ये हो गया आपका HR, ये वाला हो गया आपका थ्रेशोल्ड, ये क्या हो गया आपका? ये फॉरवर्ड कितना बोल रहा है? 140 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना? है तो 150 कर लेंगे, इसमें क्या है, मिट जाए बस ये। कितना बोल देते हैं? 150 किलो जूल पर मोल। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है? वो कितना है? 110 है, मतलब उधर से चढ़ाई, इधर से चढ़ाई 150 किलो जूल की है, इधर से चढ़ाई 110, मतलब इधर से चढ़ाई कम है ना, इधर से कम है, तो ये कम उतरेगा नीचे, यहाँ तक के आया है। ठीक,
और अपन इसको मान लेते हैं कितना हो गया भैया आपका 110 किलो जूल पर मोल। ये क्या हो गया, ये बैकवर्ड। अच्छा ये क्या चीज होगा, ये रिएक्टेंट है ये वाला, है ना। ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया बेटा। और ये वाला क्या होगा बताओ, ये वाला एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एच। समझ में आया, है ना। कितना दिख रहा है डेल्टा एच, ये 150 है और ये 110 है, तो बीच का कितना दिख रहा है 40, है ना। अब रिएक्शन कैसा है, हीट बढ़ रही कम हो रही, हीट बढ़ रही है। ये हीट एनर्जी का ग्राफ है ना, एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही। बढ़ रही मतलब कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में साइन कैसा आता है, प्लस। तो इसका डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, प्लस 40 किलो जूल पर मोल। ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो गया, रिएक्शन इज कैसा, एंडोथर्मिक। दिमाग लगा के लॉजिक से हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया समझ में, पक्का है ना। चलो अगला सवाल लिखना है, क्वेश्चन जो भी है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, पहला वाला दिया है E इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, E इज लेस देन डेल्टा एच, E इज इक्वल टू डेल्टा एच, और चौथा दिया है एनी ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। देख लेते, सब लोग बना लो, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, चित्र बनाने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। छोटा सा चित्र बना लो। तू भीमिका कौन से स्कूल में बेटा, कौन सा वाला, दुर्ग में है, और रहती कहाँ है? दुर्ग में रहती है, दुर्ग से यहाँ आती है कि... अच्छा 15 मिनट का है। हाँ एनीवन वन, कैसे करें, ग्राफ बना लेते। एंडोथर्मिक है तो कहाँ रुकेगा जाकर के, ऊपर, ऊपर रुकेगा। और ऊपर रुकेगा तो ये हो गया आपका HR, ये हो गया आपका HP, ये हो गया HR। ये क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा एच। और ये वाला क्या हो गया आपका E, है नहीं। कौन बड़ा नजर आ रहा है बोलो, E इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। बना लेना, ऐसे ग्राफ दिखाना है ना, दिखे अपने को तो समझ में। बढ़ू में आगे, अगला दिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बातचीत ही करेंगे बेटा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था, E था ना, E इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, वही पहला ऑप्शन है। दूसरा E इज लेस देन डेल्टा एच, सेम ऑप्शन। E इज इक्वल टू डेल्टा एच, और चौथा है एनी ऑफ दिस, अभी भी वन। अरे सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं चेंज किया हूं, ऑप्शन सेम है, देख लो, है ना, सेम ऑप्शन। कौन सा वाला होगा, उसमें कौन सा था फर्स्ट, इसमें कौन सा होगा, बहुत बढ़िया। इफ इट वर दैट सिंपल, है ना, इतना आसान होता तो क्या बात थी। गली गली में डॉक्टर घूम रहे होते, गली गली में इंजीनियर घूम रहे होते, है नहीं। हाथ में प्लास्टर बंधवा लो, मकान का छज्जा बनवा लो, है ना, ऐसे नहीं घूम रहे। कदर है अभी बची साइंस वालों की। तो तुक्का ना मारे, ग्राफ बना ले, वो ज्यादा अच्छा है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कहाँ खत्म होगा ये, नीचे खत्म होगा। तो नीचे खत्म होगा तो ये पहला ग्राफ मैंने चालू किया, ये तो ज्यादा ही गंदा बन गया।
ये यूं खत्म हुआ, नीचे एक्सोथर्मिक है, और ये HR हो गया, ये HP हो गया, ये क्या आ गया डेल्टा। वो नेगेटिव तो सब में ही रहेगा, मैग्नीट्यूड की बात चल ही नहीं रही कहीं भी, डेल्टा H के वैल्यू की बात चल रही, मैग्नीट्यूड की बात, वो साइन की बात चल ही नहीं रही कहीं। ऐसे तो हो गया, फिर सब में ही नेगेटिव रहेगा। अरे यार ये मेरे से ना, चलो तुम मान लेना ये ऊपर है करके, नहीं यहाँ पे है ऐसे। हाँ, ये क्या नजर आ रहा है, कौन बड़ा नजर आ रहा है, ये बड़ा नजर आ रहा है डेल्टा H, ये बड़ा है इसमें, तो पहले ही वाला हो गया है ना। अच्छा, और कैसे कर सकता हूं देखना, मैं इसको यहां से शुरू किया, यहां खत्म किया, अभी भी रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, ये क्या हो गया आपका HR, ये क्या हो गया आपका HP, और ये क्या हो गया आपका डेल्टा H, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये क्या हो गया आपका, ये कौन बड़ा नजर आ रहा है भाई, डेल्टा H इज ग्रेटर, ये इज स्मॉलर देन डेल्टा H, ठीक है। तीसरा केस, हाँ मेरे नींद कुमार, तीसरा केस, तीसरा केस मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है, बनाने की कोशिश की मैंने, आप लोग भी कोशिश करना। ये वाला हो गया रिएक्टेंट HR, ये वाला हो गया प्रोडक्ट HP, ये क्या आ गया आपका डेल्टा H, ये आ गया आपका वही जो आप समझ रहे हो, ये क्या है ये। अब मैंने बनाने की कोशिश की भैया ऐसे, अब हो सकता है नहीं बन गया है ना। दोनों कैसा नजर आ रहा है, इक्वल है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ EA इज इक्वल टू क्या हो रहा है डेल्टा H। अब पहले वाले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, पहले वाले में एक ठो कंडीशन थी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक है तो हमेशा ऊपर एंड करेगा, समझ में आ रही बात, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर एंड करेगा। इससे थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, वो टूटेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ये तब प्रोडक्ट बनेगा, तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही। और जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा तो HP की वैल्यू क्या, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, हमेशा इसमें। लेकिन ये वाले में कहा जाना है, नीचे, और नीचे कितना जाना है उसकी सीमा है क्या कोई, नहीं, और नीचे भेज दो, समझ में आ रही मेरी बात। तो इस वजह से तीनों केसेस यहां पॉसिबल है, समझ आया। तो आंसर कौन सा होगा, तीनों ग्राफ बनाएंगे, छोटा छोटा दिखना चाहिए कॉपी में, है ना, कि क्यों ऐसा हुआ करती थी। ओ करंट मारता है यार, हो गया क्या, लिख लिए सब। अगला लिखेंगे भैया सवाल, फौरा बचा है, हो गया सबका। हाँ तो लो करो, जल्दी करो, जिसका बच्चा जल्दी जल्दी करो, बताओ ना बेटा, पता चल चलेगा। क्या चल रहा है स्कूल में, पता नहीं।
फिनॉल तक पहुंच गए, बायोमोलिक्यूल चल रहा है, बायोमोलिक्यूल पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया। तो ये कौन सा कौन कौन दो चैप्टर कौन कौन सा हुआ है भाई साहब? मैं बता रहा हूं, जो भी टीचर है ना उसके आप पैर धोक पीजिए। क्यों? मैं आएगा भी नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में, और ग्लूकोज जो है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी यानी उसमें OH ग्रुप है अल्कोहल वाला, और एल्डिहाइड या और कीटोन, ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज जो पढ़ते हैं वो कीटोन है नहीं। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज की। ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या पाया जा रहा है? OH ग्रुप और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी होगी। सारे रिएक्शन ग्लूकोज फ्रक्टोज के या तो अल्कोहल फिनॉल से लिए गए हैं या एल्डिहाइड कीटोन से लिए गए हैं, उन्हीं के जैसे। एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बनता है, बहुत सारा तमाशा होता है। और इनको पढ़ाया गया हेलो एल्केन, हेलो एरिन और सीधा बायोमोलिक्यूल। बीच का 2 चैप्टर से जिससे रिएक्शन आना है वो नहीं पढ़ा है, सीधा बायोमोलिक्यूल। ओ तो बेटा ऐसे ही तुम पहले हो क्या? पूरे भारत के स्कूल वाले ऐसे ही, आप कुछ नहीं कर सकते। इन टेस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वालों को समझाओ ये बात। हाँ बिल्कुल, आप घर वालों को भेजो, हम बोलेंगे ये बात। आप घर वालों को दिखाओ। कोई भी लॉजिकल आदमी क्या सोचेगा कि पहले पहला चैप्टर पढ़ाओ, फिर दूसरा पढ़ाओ, फिर तीसरा पढ़ाओ। एनसीईआरटी की इतनी बड़ी टीम है, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर किताब बनाई है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सीक्वेंस में पढ़ाया ना। अभी शेक्सपियर का कोई नॉवल पढ़ रहा हूं मैं, या कोई रहस्यमय हैरी पॉटर पढ़ रहा हूं, तो पार्ट 1 देखने के बाद सीधा पार्ट 14 देखूंगा, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, बीच का बाकी पार्ट भी तो आना चाहिए। तो इतना तो सबको समझता है। तो घर वालों को समझाओ, ये बोलना पहले के बाद सीधा आखिरी पढ़ा रहे हैं, तो बीच का कहाँ गया? कैसे ब्रिज बनेगा? तो ये आप अकेले नहीं हो, आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। आप पहली बार 12वीं में आए हो, मैं 16 साल से यहीं अटका हूं, है ना। 16वां साल है मेरा पढ़ाते, तो मैं 16 साल से 12वीं से बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ। वही चल रहा है हर साल। बस मैं एक्चुअल लाइफ नहीं जीता हूँ, हाँ, मगर पढ़ तो मैं भी 12वीं कर रहा हूँ, आप भी वही पढ़ रहे हो। हर स्कूल वाले ऐसे ही हैं। आपका कितना अच्छा स्कूल हो, हमारे यहाँ रायपुर में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी 5 लाख रुपए साल की फीस है, 5 लाख रुपए साल की फीस है ना, उसके बच्चे भी हम ही लोग से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या मतलब रह गया? 5 लाख वाले स्कूल के टीचर को तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसको तो आना चाहिए, वो भी नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे। तो सब प्रॉब्लम है। वो बीएड वाले टीचर रहते हैं तो उन लोगों से ज्यादा समझता नहीं, इसमें चाहिए साइंस का नॉलेज, है ना। थोड़ा अलग टाइप का कहानी है, तो अलग ही चल रहा है उनका। खैर, हो गया था बनाना। अगला सवाल लिखेंगे। फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन following mechanism is given. For a multi-step reaction, 2a plus, नहीं यार ऐसे लिख लेते हैं, a plus b gives c, इसका मैकेनिज्म दिया है। a plus b मिलके बना रहा है ab। अच्छा, ये पूरा रिएक्शन जो है इसका डेल्टा एच रख लेते हैं नेगेटिव, है ना। ab बना रहा है, ये स्टेप है स्लो स्टेप, और ए बी टूट करके सी बना रहा है, ये स्टेप है फास्ट स्टेप। ये इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है ना। और बस भाई के, है ना, लिखो मैकेनिज्म। लिखेंगे विच ऑफ, हो गया मैकेनिज्म लिख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, which of the following graph correctly represents the reaction? Correctly represents the reaction. अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम स्कूल वालों की और क्या है कि पता नहीं क्यों उन लोगों के पास टाइम नहीं, नो वन नोज कि उन लोगों के पास टाइम क्यों, कलर क्यों चेंज कर दे रहे।
वो तो एक आध दो बार होता है ना। हाँ, तो उनके पास बेचारों के पास समय ही नहीं है। चलो ग्राफ बनाओ। इतना हड़बड़ी में पढ़ा रहे हैं, केवल थ्योरी पढ़ा दी। अभी जैसे मैं थ्योरी पढ़ा दिया, अब मैं सवाल करा रहा हूं तो आपके दिमाग में घुस रहा है कि क्या है टॉपिक। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं घुसेगा। आप घर में जाइए और सवाल बनाइए और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन मेरी तो लिमिटेशन है, मैं जितना करा सकता हूँ, फिर भी मैं बहुत सवाल करा देता हूँ, है ना। स्कूल वालों के पास तो कोई ऐसा है नहीं काम। वो लोग बोलते हैं जय माता दी, हमको क्या करना है, आए चाहे नहीं आए। ये वो पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन। मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा ना। पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अंडरस्टूड है क्यों है। ओ, अरे मैं देख रहा था कि गलत तो नहीं बनाया कोई। हाँ, ये चार है। आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला जो है करेक्टली रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन। ये ऊपर वाला रिएक्शन कैसा है, डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अभी ढूंढो आप, ये पहला वाला रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, बट पहले इतनी थी अब इतनी है, क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ये रिएक्शन कैसा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं, हटाओ साले को। अच्छा, इसमें क्या हो गई, कम हो गई। ये रिएक्शन कैसा है, एक्सो, इट मे बी अवर आंसर। यहां क्या हुई, एनर्जी फिर बढ़ गई। ये भी कैसा है, एंडो, हटाओ, ये भी नहीं है अपना आंसर। और यहां क्या हुई, एनर्जी कम हो गई। कम हो गई यानी कैसा है, एक्सो। तो अपना आंसर सेकंड या फोर्थ में से एक हो सकता है। पहली बात हमें समझ में आ गई। अब हमें यह समझना है कि ये स्लो और फास्ट का क्या खेल है। अब देखो, ये रिएक्शन यहां से शुरू किया, इसको आप पहाड़ के जैसा मानो और आप अपना वो ना थार लेके या मोटरसाइकिल लेके आप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो घुर 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 क्या नहीं, है ना, चढ़ने की कोशिश, उतर गए। इस इधर मेहनत नहीं करनी, यहाँ तो अपने आप उतर जाओ। यहाँ समझ रहे हो। तो ये वाला रिएक्शन में समय ज्यादा लगेगा, तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया आपका, स्लो। और ये वाला रिएक्शन कैसा हो गया आपका, फास्ट। समझ में आया भैया। अच्छा, हमारे पहला स्टेप कैसा दिया और दूसरा फास्ट। इसमें पहला फास्ट और स्लो, मतलब ये वाला आंसर। अब ये वाले हम चेक करते हैं, अब तो यही बचा है, इसको ही होना ही पड़ेगा। अब देखो, आप ये वाले में बहुत देर लगेगा, है ना, और ये वाले में ओके, है ना। तो ये वाला कैसा है आपका, स्लो, और ये वाला कैसा है, फास्ट। तो पहला स्लो, दूसरा फास्ट और एक्सोथर्मिक, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया सबको, पक्का कर लोगे, ठीक। तो एक चीज और लिख लेना, यहां जगह है, द रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, द रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने में, ज्यादा टाइम लगेगा। तो रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर स्लोअर, while those with less activation energy, while those with
लेस एक्टिवेशन एनर्जी आर क्या भैया, फास्टर। ठीक, समझ आ गया पक्का? तो ये था कुछ कुछ कार्यक्रम। अच्छा, अब इसमें ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज टू? दीज टू आर रिएक्टेंट, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये क्या चीज है ए बी? व्हाट इज ए बी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो ये है, ए बी यहां बन रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड है, हाई एनर्जी है। तो ऐसे तो दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ए बी तो एक ही बन रहा है। ए बी इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट, जो कहां बनता है? बीच में। समझ में आया? बीच में बना और गायब हो गया, इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कितने नजर आ रहे हैं? वन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, अभी सवाल कराऊंगा मैं। एक इंटरमीडिएट है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने? दो। दो रिएक्शन हो रहे हैं, हर रिएक्शन में अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हर स्टेप का अपना। तो ये वाला और ये वाला, दीज टू आर क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दिस इज इंटरमीडिएट। समझ में आया भैया? तो ये भी कहीं मेंशन कर लेना, आपको बाद में दिक्कत ना हो। दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक इंटरमीडिएट, है ना। समझ में आया? दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हर स्टेप का अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। इंटरमीडिएट वो होता है जो, तू खुद सोच क्या होता है इंटरमीडिएट, जो साइड में बनेगा या बीच में बनेगा? हाँ, बीच में बनेगा और गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, बीच में बना और गायब हो गया। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी आप लोग कार्बोकेटायन, कार्बन आयन पढ़ रहे होगे। खैर छोड़ो, बात नहीं करते अपन, है ना। आगे बढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे। अगला एक ठोक और है इसी से रिलेटेड, फिर उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? बस यही बात किसी को नहीं बोलना। क्या करता है? ये नहीं बोलना है। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। अल्टर करने का मतलब है वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? कम करेगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कभी कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, आप क्या कहेंगे? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। समझ में आया? तो लिखेंगे कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में लिखेंगे कैटलिस्ट अल्टर्स, a catalyst alters, a catalyst alters rate of reaction, a catalyst alters rate of reaction। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? अल्टर कर देता है। ठीक, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। कैटलिस्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, क्या हो गया? अरे यार, एसिडिटी हो रही है, आदमी डकार ही तो ले रहा हूं, ऐसे क्या है? शरीर बड़ा है, उम्र ज्यादा है तो हो जाता है आदमी, इसमें क्या है? तो कुछ भी नहीं है। तुम अभी तो किसी दिन सुबह वाली क्लास में तो भाई साहब पूरे 1.5 घंटा वो माम चलता रहता है? कैसे करेगा आदमी? इसमें क्या हंसते? तो भारत है भाई साहब, भारत में डकार लेना तो अलाउड है ही कम से कम। अभी इतने भी नहीं गए गुजरे हुए हैं। हाँ, बाकी चीजों में थोड़ी सी पाबंदी है, मगर और हम लोग 15-20 साल पहले जाए तो वो भी पाबंदी नहीं थी, सब खुला काम था देश में हमारे, है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखेंगे भैया इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ROR,
नेगेटिव कैटलिस्ट में लिखेंगे डिक्रीजेस ROR, इंक्रीजेस ROR, डिक्रीज। अब मैं वो वाली मैडम थोड़ी ना जो यूट्यूब पे पढ़ा रही है मेकअप करके, हैं कि मैं एकदम मैं सोफेस्टिकेटेड हूँ। मैं एक मैडम को देखा मैंने, उसने क्या तो शब्द बोल दी, हिंदी में कोई सा शब्द बोल दी, तो बोलती ओ माय गॉड सो मच हिंदी। ऐसी क्या बात हो कि भारत में पढ़ा रही, युगांडा में पढ़ा रही है, हिंदी बोल दी तो क्या हो गया है? भाई साहब आप मानेंगे नहीं, हम लोग क्या ही हैं। मैं तो अभी थोड़ा देर पहले सो के उठा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह एक क्लास लिया मैं रायपुर में, दूसरी क्लास मेरी लेने की हिम्मत नहीं हुई भिलाई वाली, तो मैं कैंसिल करवा दिया और मैं अभी आया भिलाई। तो मैं सो रहा था, 2:30 बजे तो मैं सो के उठा हूँ, 2:30 बजे घर से निकला, सुबह नहावा लिया था क्लास लेने से पहले, लेकिन फिर सो गया था, फिर उठा एक बार और नहाया मैं, अच्छा नहीं लग रहा था, नहा के खाना वाना खाया थोड़ा सा और आ गया। गाड़ी में भी मैं सोते हुए आया हूँ पूरा, मैं गाड़ी से निकला हूँ और आकर के यहाँ क्लास ले रहा हूँ। मैंने मेरे चेहरे में, आप वो परीक्षण करवा लीजिए, आपको क्रीम पाउडर का एक दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे को लगाना ही नहीं आता है, हमारे पे ही नहीं है। नहीं, और भाई साहब मैं एक दिन YouTube देख रहा था, एक मैडम पढ़ा रही इतनी सुंदर, है ना, वो कॉमर्स पढ़ा रही थी, कॉमर्स। 15 मिनट में कॉमर्स पढ़ा हूं, साइंस वाला होके 15 मिनट में कॉमर्स पढ़ा इत्मीनान से देख के, अब भूल गया मैं, है ना, बोर्ड पे मेरी नजर ज्यादा नहीं थी, है ना। तो भाई साहब वहां चल क्या रहा है भगवान जाने, है ना। अब हम लोग वैसे थोड़ी ना, हम तो ऐसे यार ठीक है पढ़ा दिया आ गए, हो गया। अभी तो फिर भी मैं बहुत सुधर गया हूँ। 5-7 साल पहले मेरी सुबह सुबह क्लास रहती थी, तो मैं क्लास में ऐसे पोडियम पे रख के नाश्ता करता था। पूरा बच्चा बैठा है 7 बजे सुबह, वो बेचारा घर से बिना नाश्ता किया है, उसका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना, वो तो देखिए, है ना, खाते खाते चल रहा है। तो ये सब ठीक है। अभी जूते पहनने लगा हूं मैं, कुछ साल पहले, अभी 2-4 साल से। नहीं तो स्लीपर थी मेरे पास, स्लीपर पहन के पढ़ाता था मैं। कोई ने मेरे को बोला थोड़ा जूता पहने कर, पैर वैर में लोगों की नजर बहुत पड़ती करके। मैं बोले देखना इतना सुंदर आदमी सामने खड़ा है, पैर देखने की क्या जरूरत है। तो भाई साहब इतना टेंशन नहीं लेने का। अभी तो हमारे पुराने जमाने के लोग बताते हैं, मतलब वो पहले के जो मास्टर वास्टर होते थे, धोती पहन के घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, धोती पहने हुए हैं। अब धोती में देखिए बेटा सिलाई नहीं होती है ना, धोती जो है उसमें नीचे सिलाई थोड़ी होती है, धोती तो कहीं भी उड़ जाती है ना। वो घर में बैठ के पढ़ा रहे, बच्चे बैठे आजू बाजू, है ना, बूढ़े बाबा। तो खैर पुराना जमाना अलग है भाई, है ना। आओ इतना टेंशन नहीं लेने का। आओ पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इंक्रीजेज ROR, डिक्रीजेज ROR, ऐसा लिखो, लिख लिया, ऐसा लिखेंगे। अ कैटलिस्ट अल्टर्स, नहीं, अ कैटलिस्ट क्रिएट्स a new pathway, a catalyst creates a new pathway for the reaction to occur, a catalyst creates a new pathway for the reaction to occur, नया पाथवे बना देता है। जैसे अभी अपन लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे कि ये रास्ता था, इस रास्ते से आप उधर जाते तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते, है ना। अब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो अपने साथ छेनी हथौड़ा लेके घूमता है, वो क्या करता है, यहां नीचे में एक नया रास्ता क्रिएट कर देता है, नया रास्ता क्रिएट कर दिया। अब कैटलिस्ट के आने से पहले जो मॉलिक्यूल यहां पाए जाते थे वो एक्टिव थे या इनएक्टिव थे? इनएक्टिव थे। जो लोग यहां पाए जाते थे वो लोग एक्टिव थे। अब कैटलिस्ट ने क्या किया, एक नया रास्ता बना दिया, उसने एक रास्ता यहां बना दिया। तो अब जो यहां वाला मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया, एक्टिव, और ये वाला भी क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया। एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लोग रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो जो रिएक्शन में भाग लेने वालों का नंबर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो क्या किया, पहले मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी रिएक्शन होने के लिए, अब मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी थी इतनी, उसको कैटलिस्ट ने क्या कर दिया,
कम कर दिया। समझ में आई बात भैया? तो रिएक्शन कहां से होने लगा? नीचे से होने लगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। तो क्या करता है, एक जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक मिनट ना, एक जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक ये रिएक्शन हो रहा था पहले, इधर ले ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, इधर मैं ले ले रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन हो रहा था पहले ऐसे करके, समझ में आया? ठीक। एक क्या चीज है? एच आर। एक क्या चीज है? एच पी। पॉजिटिव कैटलिस्ट आया और पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, ये रिएक्शन ऊपर की जगह नीचे से करवा दिया। तो आप देखिए, पहले इतनी क्या थी मेरे पास? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्या हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई तो जो लोग पहले भाग नहीं ले पा रहे थे, पहले यहां तक उचकना था, जो लोग यहां तक नहीं उचक पा रहे थे, वो यहां से रिएक्शन में भाग ले लेंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? नेगेटिव कैटलिस्ट आया, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो अपने साथ छेनी हथौड़ा तो ले ही है, साथ ही साथ वो अपने साथ सीमेंट और ईंटें भी लेके घूम रहा है। तो उसने क्या किया भाई साहब, ये वाला रास्ता जो है, ये रास्ता ईटा लगा के बंद कर दिया, ये रास्ता बंद हो गया। उसने क्या किया, एक नया रास्ता बनाया। नया रास्ता कहां बनाया? ऊपर बनाया। तो पहले जो लोग यहां थे वो क्या थे? एक्टिव। अब वो लोग रिएक्शन में भाग ले पाएंगे क्या? रिएक्शन में भाग लेने के लिए अब कहां जाना पड़ेगा? और ऊपर। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन नीचे की जगह कहां से होने लगेगा? ऊपर से। तो ये वाला रिएक्शन होने लगेगा। समझ में आया? पक्का? अब ये जो है, ये जो है, ये कौन सा कैटलिस्ट है बेटा आपका? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होने से एक्टिवेशन एनर्जी, पहले देखो ये यहां से लेके यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब ये हरे वाले में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी बची है। क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम। पहले जो यहां लोग थे वो एक्टिव थे, इनएक्टिव थे? इनएक्टिव। अब यहां वाले कैसे हो गए? एक्टिव। तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बोलो बेटा? बढ़ जाएंगे। ज्यादा लोग रिएक्शन में भाग लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा। समझ में आया? पक्का? नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, लिख लोगे आप लोग? क्या कर रहा है नेगेटिव कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है बोलो? थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। पहले जो रिएक्शन इतने दूर में हो जा रहा था, अब और ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आया? पहले एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये रिएक्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, हर कोई एक्टिव रह पाएगा क्या? तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा, और एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर आप पे कम हो गए तो इससे क्या होगा बोलो? आरओआर कम हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? ठीक। लाल वाला क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और वो वाला क्या है? हरा वाला पॉजिटिव कैटलिस्ट। सफेद वाला क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। ठीक। चलो चित्र बनाओ जल्दी से, और जो लिखा है वो लिखो। बोल दो मैडम, फोन करके बुला लो।
डेल्टा एच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले डेल्टा एच जितना था, तीनों केस में डेल्टा एच क्या रहेगा? सेम। ठीक, तो लिख लेना, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर्स, a catalyst does not alters delta H catalyst does not alters क्या? डेल्टा एच और डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच और डेल्टा जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गया पक्का? लाइए किताब निकालिए। हाँ बना लो, आप लोग बना लो, बना लो, जिनका हो गया वो लोग किताब निकालिए। हो गया, बन गया। मॉड्यूल निकालो, पेज नंबर 54 खोलो, पेज नंबर 54, पेज 54 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। पेज 54 में क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 36। तेरे को मिल गई मॉड्यूल? थर्टी सिक्स। अभी देख रहे हैं, पीछे देखो ना, आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल। ये -4.2 का क्या मतलब है? डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। ऊपर खत्म होगा नीचे खत्म होगा? नीचे। पहला वाला देखो ऊपर खत्म हो रहा है, दूसरा वाला देखो ऊपर खत्म हो रहा है, तीसरा वाला नीचे खत्म हो रहा है, और चौथा वाला बराबर पे खत्म हो रहा है। कौन सा आंसर होगा? बहुत मुश्किल है, नीट 2021 में आया है ना डॉक्टर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत बड़ा भारी रिएक्शन दिया है जिसका डेल्टा एच दिया है 74.8। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट, जो भी है ना। सेकंड वाले में तो पूरा एक्टिवेशन एनर्जी को 74.8 मान लिया है, जबकि अपना क्या है? डेल्टा एच 74 है। अच्छा, तो ये वाला क्यों नहीं, फोर्थ वाला क्यों नहीं? फोर्थ वाला रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक। अपने में क्या दिया? डेल्टा एच, डेल्टा एच नेगेटिव दिया, मतलब रिएक्शन कैसा है? तो एक्सोथर्मिक कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला। समझ में आ गया पक्का? पक्का बन जाएगा। तो ये थर्ड वाला क्यों नहीं? वो क्या दिखा रहा है? ये। अपने को क्या देखना है? डेल्टा एच। यह है नीट 2025 के पेपर में, लास्ट ईयर नीट 2025 के पेपर में आप कोई भी बच्चे से पूछेंगे तो उसने इतना हाय तब मचाया था बाहर निकल के कि पेपर इतना टफ आ गया, ना जानो मानो क्या पूछ लिया। उसमें ये पूछा था, बहुत मुश्किल है ये, सड़ा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, जेई की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे हीरो बन जाएंगे, लेकिन वही थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते ना आप लोग, ये भी दिक्कत है। भैया बातचीत ही करेंगे।
हल्ला नहीं। पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 63। पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 63 बनाएंगे। क्या बोल रहा है? ओवरऑल रिएक्शन कैसा है? विद द नेट इवोल्यूशन ऑफ हीट लिखा है, मतलब रिएक्शन कैसा है? एंडो है एक्सो है? एक्सो है। अब पहला वाला कैसा है? एक्सो। दूसरा वाला एंडो टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना? तीसरा वाला एक्सो, चौथा वाला एंडो। तो अपना आंसर पहले और तीसरे में से एक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? पहला स्टेप कैसा है? स्लो। तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी तो ज्यादा दिख रहा है, दोनों में ही ज्यादा दिख रहा है ना? लेकिन स्लो होने के साथ साथ पहला रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर आ रहा है। दूसरे रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? तो पहले वाले में देखो नीचे जा रहा है और दूसरे वाले में ऊपर आ रहा है। तो कौन सा वाला सही है? फर्स्ट। आ गया सबको समझ में? पक्का? ये आया नीट, ये जेई 2025 में आया बेटा, जब ये किताब छपी थी। 26 में नहीं आया, 25 में आया है। 26 वाला सवाल अगली क्लास में बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा। अच्छा, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्यों नहीं? फर्स्ट वाला नेगेटिव कैटलिस्ट दिखा रहा है, अपने कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। सेकंड वाला क्यों नहीं? वो अलग प्रोडक्ट बना रहा है, अपना प्रोडक्ट सेम बनेगा कैटलिस्ट पे, प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा। और थर्ड वाला भी अलग प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6060। ये 6060 वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ लिए ना अपन? हाँ पढ़े। कौन सा होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कंसिडर, नहीं, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। कितना इंटरमीडिएट बन रहा है? दो इंटरमीडिएट। करेक्ट नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना? और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जो स्लोएस्ट होगा। सबसे स्लोएस्ट कौन सा है? सेकेंड वाला। तो आपका आंसर हो गया 2, 3 और सेकेंड। बन जाएगा। अब आ जाओ आप, मेरे को करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 62। 62। अरे वो आंसर को छोड़, तू पीछे का आंसर क्या हुआ है कि गलत दिया है? हाँ तो फर्स्ट ही तो है। कुछ आंसर ना हमने क्वेश्चन सफल किए, तो टाइपिस्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। पहले ये सारे क्वेश्चन डेट वाइज लगे हुए थे, फिर मैंने इनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करवाया। तो अगर थोड़ा बहुत, अब वो टाइपिस्ट जो है वो टाइपिस्ट ही है, वो इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं है, तो उससे गलती होने की संभावना है। तो कहीं लगे तो आप मेरे से पूछ लें और खुद की बुद्धि लगाएं, है ना? ये क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। ज्यादा स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए। बस बस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बनाओ। बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इवन। सही लग रहा है? पूरा है क्या वो इवन? नीचे से ऊपर तक है क्या? बीच तक होना चाहिए ना? ठीक है, चलो एक्टिवेशन एनर्जी बीच तक है।
और प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, नहीं, प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी E1 प्लस E2, हाँ ये तो सही है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट है क्या, नहीं, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, थर्ड वाला हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, थर्ड वाला सही है। और फोर्थ वाला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस, नहीं तो गलत है। समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 जल्दी से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। C इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, तो C जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। D इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब काइनेटिकली मतलब क्या होता है, जो काइनेटिक्स यानी क्या है, स्पीड, तो जो जल्दी बने दैट इज काइनेटिकली स्टेबल। अब आप जल्दी बने मतलब उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, फास्ट। अब आप डी जहां बन रहा है देखो, उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, सीधा कहां आ रहा है, क्या था भाई, बॉटल, डर गए हम लोग, हाँ, तो किधर आ रहा है वो, सीधा नीचे, उसमें कोई ऐसे ऊपर वाला है क्या, नहीं। तो डी कैसे बनेगा, सबसे जल्दी। अच्छा सबसे स्लो कौन सा बनेगा, अच्छा देखो सबसे स्लो कौन सा बनेगा, सी बनेगा ना, बन तो सी रहा है, हाँ, प्रोडक्ट को पूछ रहा हूं मैं, सबसे स्लो कौन सा बनेगा, सी, सबसे फास्ट कौन सा बनेगा, तो मतलब डी इज काइनेटिकली मोर स्टेबल। एक्टिवेशन क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी टू 5 किलो जूल लेस देन दैट टू फॉर्म डी, सही है गलत है, बड़ा अच्छे से। एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी कौन सी वाली है, ए प्लस बी से सी वाला, दिख रहा है, इज लेस, बोल रहा है लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म डी, जबकि डी के लिए कितनी चाहिए, 0, और तो ये लेस है क्या, नहीं, तो ये वाला थर्ड वाला पॉइंट क्या हो गया, तो गलत हो गया, लेकिन गलत पूछा है, हाँ, तो सही आंसर हो गया, हाँ, तो गलत हो गया वो, ठीक है।